आज के शो में। स्टील मिल्स की निचकारी हुकूमती फैसला तनकीद की जद में। स्टील मिल्स बदहाली, क्या तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने बहाली की कोशिश भी की? स्टील मिल्स बहाली के लिए मलेशिया तर्ज के सरमाया मॉडल का क्या बना? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। एक बड़ा फैसला हुआ है, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स को रैशनलाइज करने का फैसला हुआ है। तनकीद भी इस पर हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर। इस फैसले की वजह क्या बनी? इस फैसले से पहले क्या वादे, क्या दावे तहरीक इंसाफ ने किए अपने वोटर्स से, स्टील मिल के एम्प्लॉइज से, हम ये भी जानेंगे। लेकिन हम्माद अजहर साहब ने जब लॉसेस बता रहे थे, वो लेट्स हियर दिस फर्स्ट, कि उन्होंने क्या कहा था कि कितने नुकसानात हिस्टोरिकली और कितने नुकसानात मौजूदा हुकूमत को स्टील मिल की वजह से, जिससे अंदाजा हो रहा था कि एक सफेद हाथी है जो गवर्नमेंट बयान कर रही थी। लेट्स हियर दिस के हम्माद अजहर साहब ने क्या कहा। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। जब हमारी हुकूमत आई तो तकरीबन जो इसके नुकसानात थे वो 176 अरब तक इकट्ठे हो चुके थे और इस मिल पे जो कर्जा था 2018 में वो 210 अरब से भी तजावज़ कर गया था और दिन ब दिन इस कर्जे पे सूद भी इकट्ठा हो रहा है और नुकसानात भी बढ़ रहे हैं और तकरीबन 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में। अब सवाल यह है कि क्या स्टील मिल एक सफेद हाथी था? अगर ये शुरू से ही लॉस्ट केस था तो गवर्नमेंट एक मलेशियन मॉडल, सरमायाकारी मॉडल और बहुत से मॉडल्स का जिक्र करती थी जिसके जरिए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात थी, रिवाइव करने की बात थी। आखिर स्टील मिल के साथ हुआ क्या? आज इस शो में अहम तरीन सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी तलात अहमद जवाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से हमें लाहौर से अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग के MNA हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आसिम भट्टी साहब जिनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो स्टील मिल लेबर यूनियन है उसके सदर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि जब आपने सुना और लगा हुकूमत के टोन से कि ये एक लॉस्ट केस है, एक सफ़ेद हाथी है, आपसे पूछूंगा कि पिछले 22 या 23 माह की हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने आपको नजर आया कि कोई कोशिश हुई हो इसको रिवाइव करने की? आपने कोई एक्सपीरियंस किया? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मजदूरों की बात करने के लिए। हमारा भी यही सवाल है कि आपने कोई एक कोशिश की इस गवर्नमेंट में 22 माह से कोई स्टील मिल को चलाने की कोई एक कोशिश की? हमें बता दें कि हमने कोई कोशिश की है जिसके बाद ये डिसीजन लेते तो समझ नहीं आती बात। एक डिसीजन नहीं लिया स्टील को चलाने के लिए, ना यहाँ पर मैनेजर टेक्निकल मैनेजमेंट लगाई गई, हद तक अभी तक सीओ नहीं है। अभी तक सीओ स्टील मिल का नहीं है, बगैर सीओ के स्टील मिल चल रही है, मतलब स्टील मिल है। तो एक कोशिश तक नहीं की, कोई इनको बैल आउट पैकेज दिया गया, कोई एहतसाब किया गया। यहाँ पे हमारा भी यही शिकवा, अगर आप कुछ काम करते, कोई पैकेज देते, कोई टेक्निकल मैनेजमेंट लेके आते जो इस इदारे को बाहर करती, उसकी केस लगाए तो बहुत आसान सा हाल है कि स्टील के मुलाजिम को फारिग कर दिया जाए। कोई कोशिश नहीं हुई तो आसिम साहब आपकी तवक्कुआत क्या थी वैसे जब हुकूमत आई थी? हमारे इमरान खान साहब इस स्टील मिल के गेट पर आए थे, ऑपोजिशन में जब थे, ये 2017 की गालिबन बात है, तो वहाँ पर बहुत सुनहरी ख्वाब वहाँ के लोगों को दिखाए। फिर हम वीडियोस रिकॉर्ड में मौजूद है। असद उमर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन वहाँ स्टील मिल में मौजूद होते थे। आरिफ अलवी साहब जो इस पर सदर पाकिस्तान है वो भी वहाँ आते रहे और वीडियोस आपके पास में होंगी, मुख्तलिफ चैनल पे चल भी रही है, आपके पास भी होंगी वो वीडियोस। वो वादे करते रहे लोगों से, ये अपने ख्वाब दिखाते रहे लोगों ने, इनकी वहाँ की यूनियन को वोट भी दिया, हमने भी वोट दिया इनकी यूनियन को, ताकि हमने कहा फीमेल चल सके। अगर माजी की गवर्नमेंट नहीं चला सकी तो ये गवर्नमेंट चला सके, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ किए बगैर अचानक इस कोरोना जैसी वबा में, जहाँ पहले ही मजदूर पिसा हुआ है, जब पहले 1.5 करोड़ तो मुलाजमीन जो है पूरे पाकिस्तान के वो बेरोजगार हो गए और ये हमें बेरोजगार करने पर लग गया। तो और ऐसे वक्त में जब अहमद जवाद साहब स्टेट बैंक लोन दे रहा है कंपनीज को कि प्राइवेट सेक्टर अपने मुलाजमीन ना निकाले,
तो उधर आप खुद ये फैसला कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रैशनल है, ये आप अहमद जवाद साहब बता सकते हैं? क्योंकि आपको पहले असद उमर साहब का क्लिप भी सुना देते हैं जो वादे स्टील मिल के एम्प्लॉइज से हुए। लेट्स हियर दिस फर्स्ट, क्या कहा था असद उमर साहब ने जब वो जाते थे स्टील मिल के दफ्तर, और जिसका जिक्र हो रहा है अभी यहाँ पे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। असद उमर साहब का शॉर्ट जो आप इस वक्त जलसों में असद उमर साहब खिताब कर रहे थे, अगर वो सुन सके। रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं, बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 जी। और अहमद जवाद साहब, आज ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो आसिम भट्टी साहब हैं, ये आज सड़कों पर हैं, असद उमर साहब वजारत में हैं, आपकी हुकूमत है, एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, ये क्या हुआ? वादे कुछ, दावे कुछ और हकीकत कुछ और। देखें, बात यह है कि सिर्फ अगर स्टील मिल की अगर हम बात करें तो जैसे हमाद अजहर साहब का बयान है कि जी के 2008 से इस पे तकरीबन 90 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया जा चुका है। अगर आप पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर्स का सालाना खसारा जिसमें हुकूमत को उन अदारों को बेल आउट करना पड़ता है हर साल, अगर आप वो निकालें तो वो तकरीबन 1000 अरब तक जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम सिक यूनिट्स जो हैं उसकी रीज़न्स हो सकती हैं, गवर्नेंस की रीज़न हो सकती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की रीज़न्स हो सकती हैं, सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट की रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन ये एक वो तसलसल है कि जो कि पिछले 2 दहाइयों से हम इन अदारों के हवाले से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो पिछले 10 साल थे उसमें इन अदारों का जो है वो बहुत ज़्यादा वो ज़वाल पजीर हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंटेंशन आप कह सकते हैं, एक इरादा कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को चलाने की कोशिश करनी चाहिए, या उसको देखा जाए कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको चलाया जा सके। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं बचती और उसमें आप कोरोना के पोस्ट कोरोना इफेक्ट को अगर जहन में रखें कि जिसमें पाकिस्तान की आवाज़ क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये 1000 अरब का पब्लिक सेक्टर का लॉस बर्दाश्त कर सकेगा? क्या इस मौके के ऊपर ये फिजिबल नहीं होगा कि ऐसे सिक यूनिट्स जिनमें हुकूमत को नुकसान हो रहा है, चाहे वो स्टील मिल हो या कोई और इदारा हो, उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? तो ये एक उस जानिब एक कदम है जो कि रैशनल है, मौके की सूरत हाल के मुताबिक है, और इसमें अगर असद उमर साहब का अगर कोई पुराना बयान है कि जिस ये बात दुरुस्त है कि सही है, एक चीज नहीं चल रही तो उसको फिर दूसरा रास्ते की तरफ जाना चाहिए, और जो सही भी समझ में आता है, लेकिन जब कोशिश करें उसके बाद दूसरी तरफ जाना चाहिए। अभी आसिम भट्टी साहब भी साथ हैं, वो कह रहे हैं आपने तो कोई कोशिश ही नहीं करी 22 माह में इसको रिवाइव करने की, ना कोई सीईओ अपॉइंट किया, ना कोई मैनेजमेंट अपॉइंट की, ना स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लेकर आए, और ये ना करने के बाद आप इस रास्ते के ऊपर आ गए। तो आपने कोई कोशिश की होती, रिजल्ट आता, फिर आप जाते इस तरफ, ये क्यों नहीं हुआ? जी देखें सिफान, अगर आप कोशिश की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि कोशिशों का रिकॉर्ड जो है पिछले 10-12 साल में मौजूद है कि उसमें जो बेल आउट पैकेज होता है वो एक कोशिश ही होती है, चाहे वो पिछली हुकूमतों ने किया हो। अब अगर ये फैसला किया जाए कि इसी किस्म की एक कोशिश और कर ली जाए, एक और बेल आउट पैकेज दिया जाए और स्टील मिल को बचाने की कोशिश की जाए, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपको अब अपने नियर फ्यूचर में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मुल्क जो है ये बीमार सनतों के साथ नहीं चल सकेगा, इस मुल्क के अंदर जो है एक इकनॉमिक इस्तेदाद जो होती है
वो अब कोरोना के बाद ग्लोबल रिसेशन और पाकिस्तान के अंदर जो रिसेशन होगा उसकी वजह से नहीं होगी। तो आई थिंक कि ये इस मौके की मुनासबत से बड़े दुरुस्त फैसले हैं हमें, और ये जहन में रखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। एयरलाइंस को आप लें, ऑयल कंपनीज को आप लें, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने आप को डिक्लेयर कर रही हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रही हैं, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही कोरोना के इस फाइनेंशियल इम्पैक्ट से जो एक रिसेशन शुरू हो चुका हुआ है। तो आप बताएं कि पाकिस्तान जैसा एक इकनॉमिकली बहुत कमज़ोर मुल्क, जिसके ऊपर कर्ज़ों का भी बहुत बोझ है, जिसके ऊपर इदारों का भी बहुत बोझ है कि जो कि परफॉर्म नहीं करते, आउटपुट नहीं देते, लेकिन इस बात की तवक्को की जाती है कि जो भी हुकूमत आए। अहमद साहब, यही बातें हम नून लीग से पूछते थे जब वो प्राइवेटाइजेशन कहते थे, तो आपकी लोग असेंबली के फ्लोर पे कहते थे कि नहीं, ये नहीं है, ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। मैं खैर अली परवेज साहब को शामिल करूँ गुफ्तगू में। अली परवेज साहब, खुशामदीद आपको भी। जो अब हो रहा है फैसला, ये दुरुस्त है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का फैसला तो आपका था, अब अगर पीटीआई जा रही है इस तरफ, ये दुरुस्त है या ये क्या हो रहा है जो आपकी नजदीक अब जो फैसला हुआ है, सही है गलत है? अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुफियान मियाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। अहमद जवाद साहब शरीफ आदमी हैं, उन अच्छे लोगों में से हैं जो पीटीआई के अंदर सही बात करने की कम से कम जुर्रत और हिम्मत रखते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश होगी, हमें इतना बेवकूफ़ मत समझें कि आप कोरोना की वबा के साथ स्टील मिल की रिवाइवल को आज यहाँ पे जोड़ के हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का यहाँ पे टीवी के ऊपर मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें। जो स्टील मिल का फिनोमेना है वो उसका 2 साल से ज़्यादा आपके पास मौका था, आपने उसके अंदर बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं किया। तो काइंडली मेरी आपसे पहली गुजारिश ही होगी कि इसको कोरोना की जो रिसेशन है इसके साथ मत लिंक करें। अब जहां पे आ गई बात के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की काबिलियत कितनी है और इनकी नीयत क्या है, मैं आपसे चंद बातें करना चाह रहा हूं। सुफियान साहब, अगर आप मुझे मौका दें, मेरी नज़र के अंदर ना सिर्फ ये हुकूमत नालायक है पर इसके साथ साथ बदनीयत भी है। मैं आपको उसकी मिसालें चंद दे देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा अगर मैंने कोई गलत उसमें बात की है तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे बताएं कि इनके यही साहब जिनका आपने बयान आप यहाँ पे सुना रहे हैं, और इसके अलावा इनके वज़ीर आज़म साहब जो पिछली असम्बली के अंदर भी मौजूद थे, मुझे बताएं क्या ये लोग पिछली जब असम्बली वजूद में थी वहाँ पे असम्बलियों के अंदर बैठ के कमेटियाँ चेयर नहीं करते रहे? मुझे बताएं क्या इन्होंने वहाँ पे कभी किसी कागज़ को या किसी को अखबार को पढ़ने की तकलीफ भी नहीं की? आज इनके पास जो ये हमें टीवी पे बैठ के बताते थे उंगली हिला के हामिद मीर के शो के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर 17 वजीर होने चाहिए और उनसे एक ज्यादा और एक कम वजीर नहीं होना चाहिए, और आज यहाँ पे 50 से ज्यादा ये वजीरों की फौज लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर से आधे वो हैं जो जनरल मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा थे और उसके बाद किसी ना किसी हुकूमत के अंदर बैठकर इन महकमों को रन कर चुके हैं। और आज भी रज़ाक दाऊद साहब जो इनके स्टील मिल के वजीर हैं, वो वही वजीर हैं जो मुशर्रफ के ज़माने के अंदर इस इदारे को देख चुके हुए हैं। तो मुझे बताएं, इनको कोई पता नहीं था कि स्टील मिल की क्या कैपेसिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं, और ये वहाँ पे बैठ के अपनी कहानियाँ हमें सुनाते रहे और आप बताया कि जी ओहो हो हम अब आए और हमें हब पता चला है कि कितने बुरे हालात थे और इसलिए हब हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का इसके अलावा इलाज कोई नहीं रह गया। इसके अलावा इनकी बदनीयती की मैं आपको मिसाल दे दूं, मेरे भाई इनसे पूछें कि जब इनको वोट चाहिए थे तो क्या इनके पास ये इखलाकी जुर्रत थी कि सही को सही और गलत को गलत ये कह सकते? क्या आप भूल गए हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमें खदशात थे कि वो इस मुल्क के अंदर जो अपनी जो पिछली हुकूमतों की जो हायरिंग है अननेसेसरी, उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो कौन उन जलसों को लीड करता था? मुझे बताएं, पाकिस्तान स्टील के बारे में क्या ये बयानात देते रहे थे? तो इन्होंने बदनीयत थे ना, लोगों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, क्योंकि ये अपनी सियासत चमकाना चाहते थे। तो आज ये सारे का सारा मलबा पुरानी हुकूमतों के ऊपर नहीं डाल सकते थे। अगर ये इतने सच्चे और जुर्रतमंद होते, लोगों को बताते कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरह से करेक्ट करेंगे, या जो भी हुक्मरान होते उनको आके सहारा देते, अगर ये मुल्क का दर्द रखते। कोरोना से इसे लिंक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने ये की कि इनकी स्टैंडिंग कमिटीज में लोग थे, आई एग्री विद दिस, के लोगों को पता होगा कि क्या मामला चल रहे हैं स्टील मिल के, पीआईए के, स्टेट। आज मुझे बताएं, रज़ाक दाऊद इंडस्ट्रीज के मैंने जी अच्छा
भट्टी साहब आपसे भी नहीं थे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर उस वक्त? जी जी, और ये जो बात आपने की आसिम भट्टी साहब, जो स्टील मिल के इस वक्त लेबर यूनियन को के सदर हैं, अब एम्प्लॉइज का लाहेमल क्या है आगे? एहतजाज तो हुए हैं, आगे का लाहेमल क्या है आप लोगों का? देखिए, हमने कल भी एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया स्टील टाउन AIC कॉलोनी जो है हमारे वहाँ पर, और गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस फैसले को वापस ले। असद उमर साहब को भी हम याद दहानी करा रहे हैं, वो भी इस फैसले को वापस ले। अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह केस चला गया, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें शरीक बनेंगे इस केस में, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है अभी हमारी मीटिंग, इसके बाद मीटिंग थी और उस मीटिंग में इंशाल्लाह डिसाइड करके अगला भी लाएंगे। अच्छा आसिम साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एम्प्लॉई हैं, खुद आप इस वक्त इस यूनियन को देख रहे हैं, यहाँ पर इससे कबल भी जब गैस बंद हुई थी उस वक्त भी कॉन्स्पिरेसीज उठी थी, बल्कि PTI के अपने रहनुमाओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बल्कि NAB को केस फॉरवर्ड करने का कहा था कि गैस क्यों बंद हुई है, किसी प्राइवेट को तो नहीं फायदा पहुंचाया गया। अब आपका क्या ख्याल है इस वक्त इस बारे में? कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई है जो मुस्तफीद हो सकता है, या हुकूमत क्या कुछ पसे पर्दा कुछ मामलात हैं जो हम ये कह रहे हैं कि 2015 में मैं खुद उस टाइम मशीन चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था जब ये गैस बंद हुई जी। अच्छे तरीके से मुझे याद है, जून के महीने में रोजा मेरा था और हम ये मशीन चला तो उस टाइम ये गैस की बंद कर दी गई। देखें, चलती स्टील को गैस बंद कर दी गई, तो आपको तो लगा ये नियतों का फसूर है, ना कि स्टील मिल को चलाने का। स्टील मिल में आज भी 4 दिन ये मजदूरों के साथ बैठे कब है, ये पूरे जो स्टील मिल के स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टील मिल के एम्प्लॉइज, उनके साथ बैठे तो सही, तो उनको बताएंगे कि स्टील मिल कैसे चल सकती, कैसे नहीं चल सकती। और चलती हुई जो इस वक्त मशीनों पे गैस बंद कर दी गई जी, चलती हुई स्टील को बंद कर दी। अच्छा, इस बारे में हमने असद उमर साहब से सवाल पूछा था उस वक्त जब वो हमारे प्रोग्राम में आए थे, जब ये गैस बंद हुई थी, तो उन्होंने उस वक्त NAB को, जब वो स्टैंडिंग कमेटी को हेड कौमी असेंबली के अंदर सनअत और पैदावार की, लेट्स हियर दिस, असद उमर साहब ने क्या जवाब दिया था इस बारे में, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। आपको पता है कि सिर्फ हमने ये नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के अंदर बैठ के कैलकुलेशन करके दिखाया था, और स्टील मिल ने भी माना था कि अगर सिर्फ 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी स्टील मिल चलती है तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है। जो 32 अरब रुपए सुई सदन गैस को मिलने थे वो तो वापस उसी सूरत में होने थे ना कि स्टील मिल चलेगी तो पैसे वापस करेगी। 32 महीने से बंद है, सुई सदन को क्या पैसे मिल गए वापस? वो तो 32 बिलियन वहीं के वहीं रखे हुए। सर जी, ये बंद इसलिए गई थी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी ने इससे पैसा बनाया है ना। मैं कमरे के अंदर बैठ के मैं तो नहीं बता सकता कि किसके लिए हुआ है, इसलिए भेजा गया है NAB को कि वो ये पता करें कि कौन अफसरान थे, कौन सियासतदान थे, कौन ब्यूरोक्रेट थे जो इस फैसले के अंदर शामिल थे, जिन्होंने जानबूझकर स्टील मिल को बंद करवाया और उससे जो फायदा पहुंचाया प्राइवेट सेक्टर वालों को। तो अब अहमद जवाद साहब, ये उन्होंने कहा NAB को भेजेंगे, 40% के ऊपर 32 अरब का बिल भी अदा कर देंगे, कैश फ्लोस पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर पता लगवाएंगे NAB से कि आपने खुद सुन लिया सब कुछ, और अब तो आप खुद इसको बेच रहे हैं आगे, ये क्या हो रहा है आखिरकार? देखें सैफान, अगर हम इस सवाल के 3 हिस्से कर लें, एक हिस्से में जिस तरफ निशानदेही की जा रही है वो है जो असद उमर साहब ने स्टील बिल में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, जो वादे किए, या असम्बली के अंदर बैठ के उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो अगर हम आज के उस डिसीशन को देखें तो यकीनन आज का हमारा डिसीशन जो है वो उससे इन कंट्राडिक्शन है, और वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन या उस वक्त उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को सोचा था, आज हम जब एक फ़ैसला ले रहे हैं तो वो उसके ऑपोजिट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं कि स्टील मिल को एक मेरिट के ऊपर देखें, एक ऐसा इदारा कि जो कि 2 साल से नहीं बल्कि 2 दहाइयों से जो है मुश्किलात का शिकार है, और हुकूमत के ऊपर एक बोझ है, एक सफ़ेद हाथी है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अब ये कहना कि क्या हुकूमत ने उसको 2 साल में उसको खड़ा कर लिया, हुकूमत कैसे एक बिल्कुल एक सिक यूनिट, एक सनत जो है उसको एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है उसको दोबारा खड़ा करे, अगर करे भी तो उसके लिए वक्त दरकार होगा। और क्या हम इस पोजीशन में इकनॉमिकली हैं कि हम ये 2, 3, 4 साल का तजर्बा मज़ीद कर लें? देखें, अब जो फ़ैसला करना है स्टील मिल का, उसको असद उमर साहब ने क्या कहा या किसी और ने क्या उसके बारे में वादा किया, इस फैसले को आज की तारीख में मेरिट के ऊपर आप देखें, यही आपका सवाल है कि इसको ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। आप किसी भी सनत को जो कि नहीं चल पा रही, और वो कोई सिर्फ हमारे साथ वो अटैच नहीं है कि 2 साल, वो पिछले
अब 12 साल से वो नहीं चल पा रही और हुकूमत के ऊपर वो एक बोझ है, इसलिए उसका जितनी जल्दी फैसला किया जाए वो मुल्क के लिए भी अच्छा है और उस सनत के लिए भी अच्छा है। मैं से सवाल है, मैं बस ये पूछा था कि असद उमर साहब जब खुद कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी के हेड के तौर पर कि 40% कैपेसिटी पे स्टील मिल के कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आपने 40% कैपेसिटी पर भी चलाने की कोशिश नहीं की इस इदारे को, उसको कोशिश किए बगैर अब आप कह रहे हैं कि कोरोना आ गया और हालात खराब हो गए, अब हम इसको हमें बेचना है इसको, तो ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे विदाउट एनी ट्रायल? सिफान मैं जी देखें सिफान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोशिश की यहाँ पे आपके जहन में क्या डेफिनेशन है। क्या स्टील मिल 2 साल से बंद पड़ी हुई है? स्टील मिल तो चल रही है ना, लेकिन इसके बावजूद अगर उसमें प्रॉफिट नहीं है, इसके बावजूद अगर उसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस बात को एंडोर्स करता है कि जो भी पिछली हुकूमतों ने भी इसको प्राइवेटाइज करने के बारे में फैसले किए, कोशिश की, तो ये तो एक तसलसल है उसी पॉलिसी का, उसी कंक्लूजन का, उसी असेसमेंट का जो पाकिस्तान से में। गॉट योर पॉइंट। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, इसके बाद अली परवेज साहब आपका इस पर मौक़िफ़ लेंगे, भट्टी साहब, आसिम भट्टी साहब से बात भी करेंगे, लेकिन इसके बाद स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अहम तरीन फैसला, उस पर होने वाली नुक्ताचीनी क्या है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, लेट्स आस्क दिस आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान स्टील मिल की निचकारी के हवाले से अहम तरीन सवालात, स्टील मिल यूनियन भी साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी साथ है, सवाल उठा रहे हैं जी कि इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और आगे अब स्टील मिल के हवाले से मुस्तकबिल क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, पहले क्या कहती रही, वादे और दावे क्या थे। अली परवेज साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि अब मौजूदा हालात में जो हुकूमती के फैसले करने का कोई और हमारे पास रास्ता नहीं था, यही एक रास्ता था, आपके नज़दीक कोई और रास्ता था पहले तो? दूसरी बात यह कि जो गवर्नमेंट है उसकी आप ये तो कह सकते हैं कि चले नाअहल है या वो सही नहीं समझ सकी, उसने मिस कैलकुलेट कर लिया डिसीजन को, जो आप कह भी रहे थे, लेकिन क्या इसमें करप्शन भी है कोई? ये तो नहीं है ना, उन्होंने पहले समझा कि चल सकती है, पहले बयान दिए, अब कहा नहीं चल सकती, बंद कर दी, इसमें कोई करप्शन का अंसर तो नहीं है? ऐसा इल्ज़ाम तो आप लोग नहीं लगा रहे ना नून लीग की क़यादत? अली साहब। खान साहब, मैं बिल्कुल आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ, पर मैं यकीन माने एक पाकिस्तानी के तौर पे ना, मैं जब अहमद जवाद साहब का कमेंट सुन रहा था तो मुझे एज ए पाकिस्तानी शर्म भी आ रही थी और एट द सेम टाइम मुझे हंसी भी आ रही थी कि हम देखें हमने इस अपनी आवाम के साथ क्या रवैया रखा हुआ है और किस किस्म के दौरे मेयार के साथ हम चलते हैं कि जब हम हुकूमत से बाहर होते हैं हमारी गुफ्तगू देखें और जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमारी क्या गुफ्तगू हो जाती है। इसके साथ साथ मुझे इस चीज़ के ऊपर भी परेशानी हो रही थी कि पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के मेरिट फ़र्क है और PIA की जब प्राइवेटाइजेशन पिछली हुकूमत में हो रही थी और हम जलसे जुलूस कर रहे थे उसकी मेरिट फ़र्क थी। तो अल्लाह को मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि इस अवाम को ये जुर्रत और हिम्मत दे कि यहाँ पे हुक्मरानों का एहतसाब और कड़ा एहतसाब कर सके और इलेक्शन के ज़रिए, ताकि ये इस किस्म के जो दोगले लोग असेंबलियों के अंदर आके बैठ जाते हैं ना, जो पहले मिसलीड करते हैं और उसके बाद आके बिल्कुल प्रैक्टिकली दूसरी चीज़ के ऊपर चल जाते हैं, इनका एहतसाब हो सके। तो मैं तो इस दवा के साथ आगे चलना चाहूँगा। अच्छा, इंटेंशन क्या है? पीटीआई का बयान सुनाया जी 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 वो आप मुझे सिर्फ खान साहब उससे पहले जरा ये भी बता दीजिएगा, जो आपने असद उमर साहब का बयान सुनाया कि किसी ने पैसे बनाए या नहीं बनाए इस फैसले से, ये आप शुगर स्कैंडल की बात कर रहे हैं जिसको वजीर आजम ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी और दिसंबर 2018 के अंदर 50 रुपए की चीनी 90 रुपए पे चली गई थी 6 महीने के अंदर। क्या ये उसके बारे में बात हो रही थी या किसी और चीज के बारे में बात हो रही थी? नहीं, ये मुझे तो जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से असद उमर साहब जी, अच्छा चलें वो भी देखें मुकाफाते अमल कि हम उस वक्त जो झूठे इल्ज़ाम लगाते थे आज वही सच्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी अपनी रिपोर्टें बता रही हैं कि जो चीनी की एक्सपोर्ट हुई उसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वस थे और वो कौन 3 फैमिलियां थी जिन्होंने तकरीबन 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी समेटी और लोगों को 100 अरब रुपए की चीनी और आटे के अंदर टीका लगाया। तो चलें ये मुकाफाते अमल भी अपनी जगह रहा। लेकिन अली साहब, ये मुकाफाते अमल से पहले अभी आप आसिम भट्टी साहब भी कह रहे थे कि वो काम कर रहे थे, मशीनें चल रही
थी, गैस बंद हुई, असद उमर साहब ने भी उस वक्त यही कहा कि गैस बंद हुई, उसके पीछे किसी प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की नियत थी हुकूमत की। तो इसका जवाब नून लीग की तरफ से आप दे दें, क्योंकि अभी स्टील मिल के यूनियन के भी हैं, वो भी यही कह रहे थे, आपने सुना होगा। देखें मैं बिल्कुल, अगर किसी का फायदा उठाने के लिए इस किस्म का फैसला और एक नेशनल इदारे के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया, तो आज के हुक्मरान जो ऑपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो गंदे नाले का केस, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हीरोइन का केस, मेरे पे भैंस चोरी का केस, आपके ऊपर सूट पहनने का केस बना सकते हैं। तो इनको चाहिए कि वो सबूत इकट्ठे करें और जो इनके पास आज इदारे मौजूद हैं उनको दें, ताकि ये इन्वेस्टिगेट हो सके। मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ हो गई, मियां शहबाज शरीफ साहब हो गए, मरियम साहिबा हो गई, मैंने नहीं ये सीखा कि मैं नेशनल टीवी के ऊपर बगैर सबूत के लोगों की पगड़ियां उछालूं। अगर किसी ने इस मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया है तो इनको कहें, इनके पास आज स्टेट मौजूद है, रेफरेंस फाइल करें अदालतों के अंदर, ये अपने प्रूफ करें जो अपने चार्जेस हैं और उसके बाद करें। मैं इससे आगे ना जानता हूं इस बात को और ना मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज जो फैसला हुआ है, जो पीटीआई गवर्नमेंट ने, क्या इसके पीछे करप्शन है रीजन? जो जी मैं जो आज फैसला पीटीआई गवर्नमेंट ने किया, क्या इसके पीछे करप्शन रीजन है या इट इज ओनली? नहीं, मुझे कैलकुलेशन नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डिसीजन। अली परवेज साहब की आवाज हम तक इस वक्त नहीं आ रही जी। ठीक है, कह रहे हैं आवाज? जी आ रही है, अब आ रही है, बोले जी अली साहब, बोले। आवाज आ रही है? जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर जो असली ट्रेजेडी है ना, देखें मेरे पास ये करप्शन का सबूत नहीं है, मैं टीवी के ऊपर किसी के ऊपर गलत उंगली नहीं उठाना चाहता। ये बिल्कुल वक्त के साथ चीजें आगे आ जाती हैं, कोई बात छुपी नहीं रहती। पर जो असल ट्रेजेडी है वो ये है कि हमारी हुकूमत और खास तौर पर जो आज हमारे वजीर आजम है वो इतने कम ज़र्फ हैं कि वो कोरोना जैसी वबा के ऊपर भी ना सियासत और कौम को यकजा इकट्ठे करने में मतलब बिलीव ही नहीं करते। मुझे बताएं, जब कोरोना के साथ हम सब जंग लड़ रहे थे और इंडिया ने लॉकडाउन किया और पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं किया और उसकी कॉस्ट आज हम बेयर कर रहे हैं, तो वजीर आजम साहब टीवी पे आके कहते हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आके लॉकडाउन करने के ऊपर माजरत की। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी के ऊपर आके इस चीज की माजरत की थी कि जो मैंने फैसला किया उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ हुई। और आज भी अगर आप देखें तो जो हमारी इन्फेक्शन है और जो इंडिया की इन्फेक्शन है उसके अंदर हमारी और उनकी आबादी का जो कंपैरिजन है वो तकरीबन 1:5 का है। और अगर हमारे पास यहाँ पे इन्फेक्शनें तकरीबन जो आज है 90,000 के करीब हो रही हैं, अगर उसका 5 गुना आप देखें तो 4.5 लाख इन्फेक्शन बनती है। पर इंडिया के अंदर आज तकरीबन 2,30,000 के करीब इन्फेक्शन है। तो हम तो यहाँ पे वबा के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। टाइगर फोर्स को इकट्ठा करके हम तो कहते हैं कि जी ये लो हुकूमत के पैसे के साथ पीटीआई की स्टैंपें लगे हुए थैलों को लेके जाओ, जाके अपने हल्के सिक्योर करो। तो जब इस किस्म के हुक्मरान होते हैं तो ये पाकिस्तान स्टील मिल की करप्शन, आटा चीनी की चोरी, IMF नहीं जाऊंगा, ये छोटी बातें रह जाती हैं। इनको हाथ जोड़ के आज जो एहसास करना चाहिए वो ये है कि कौम को यकजा करें। ये कौम के जो इदारे और जो हमारी अवाम के साथ जो गली मोहल्ले में आज कोरोना की वबा के साथ हो रहा है, इसके खिलाफ हमें एक नेशनल नैरेटिव बनाने की जरूरत है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है। पर क्योंकि ये हर चीज से बरियो जिम्मा है, इनको जो खिलौना एक चाहिए था वो जिस तरह भी इनको मिलना था मिल गया है। अब ये जाएं नथिया गलिए के अंदर अपने दोस्तों के साथ वॉक भी करें। इनको ना PIA की बर्बादी से कोई गर्ज है, इनको ना पाकिस्तान स्टील मिल की बर्बादी से कोई गर्ज है, ना अवाम जो आज गलियों में अस्पतालों में वेंटिलेटर ना होने की वजह से मरी उससे कोई कंसर्न है। ठीक है, ये आपने कहा नैरेटिव की जरूरत है, लेकिन आपने स्टील मिल के हवाले से ये तो कहा, सही कहा कि करप्शन के बारे में आपको इल्म नहीं, आप इल्जाम ऐसा कोई नहीं लगाएंगे। हाँ, कॉम्पिटेंस पे सवाल आप उठा रहे हैं, वो शायद कोरोना के हवाले से इन्वेस्टिगेट करें, वो इन्वेस्टिगेट करें। मैं बिल्कुल तो वो आपने ये कहा, तो इट इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल करप्शन जो आपके इल्म में नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट का आप मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप कॉम्पिटेंस पे जरूर सवाल उठा रहे हैं। मैं भट्टी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जब हुकूमत कह रही है कि ऑन एवरेज 23 लाख तकरीबन मिलना है इस पद पर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉइज इस ऑप्शन को कैसा देखते हैं? जब गवर्नमेंट आपको प्रोविडेंट फंड, आपके जो फंड्स हैं वो दे रही है 1 महीने की तनख्वाह के साथ, हुकूमत तो कह रही है कि हम तो आपके भला की नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इससे कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। इस बारे में एम्प्लॉइज का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इसमें ये अल्फाज का हेर फेर है 23 लाख रुपए। देखिए, मेरी जो है 12 साल सर्विस है, मेरे 5 लाख ये 4.5 लाख रुपए बनते प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी। आपने कितना बताया आपका बनता है फंड? मैंने कहा हमारा जो है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी मिला के 4.5, बहुत ज्यादा तो 5 लाख बनेगा। अच्छा,
ये अल्फाज का हेर फेर है कि 23 लाख बनेगा, इसमें कंफ्यूजन डाल दी गई लोगों में। तो हम इस फैसले को नहीं मानते, हम ये कहते स्टील मिल को चलाया जाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए। इसको मतलब जानबूझ के बंद किया, सिर्फ नीयतों का मसला है, नीयतों का। बाकी ऐसा नहीं कि स्टील मिल चल नहीं सकती, इसमें चार्जिंग नहीं है, सब चीजें हो सकती है। लेकिन पहले स्टील मिल का मजदूर 2010 से स्टील मिल का ऑफिसर हो या वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ी, वो 2020 की महंगाई 2010 की सैलरी से कर रहा है, ठीक है। ऊपर से इस वबा के दौर में आपका ऐसा फैसला आना, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, तीसरा हार्ट अटैक हो चुका है, उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सूरत हाल है इस यहाँ के मुलाजमीन की। अब अंदाजा करें, मतलब सिर्फ ये परसों फैसला और 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, तीसरा अभी भी एडमिट है। तो आप लोगों ने इतना इस फैसले को दिल पे लिया कि मतलब इस वबा में जहाँ पहले बेरोजगार है, लोग कैसे इसको जो है वो अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं फैसले को। तो ये 2 की अमवात हो चुकी है, 1 को हार्ट अटैक हुआ है। आप 23 लाख की फिगर पे अहमद जवाद साहब अगर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये भी इस वक्त विंडो ड्रेसिंग है, क्या कहेंगे आप इसको? ये जो कह रहे हैं भट्टी साहब ने सुना होगा, तो इस पर क्या आपकी क्लैरिफिकेशन को दे सकते हैं आप? सिफान देखें, इस पे अगर तो डिस्कशन जो है उसको एक जिसे कहते हैं रिटोरिक की तरह अगर डिस्कस करना है तो उसको आप बेशक बदनीति की तरफ ले जाएं, बेशक उसको किसी और तरफ ले जाएं, लेकिन अगर सवाल आप जो आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, अगर उसको मेरिट पे अगर सवाल किया जाए कि स्टील मिल में ये जो मुलाजमीन को निकालने का जो फैसला हुआ है ये दुरुस्त है या गलत है, मेरिट पे सिर्फ इसको ये छोड़ दें कि ये पिछले दौर में क्या हुआ या इस दौर में क्या हो रहा है, इसको सिर्फ मेरिट पे देखा जाए। जब एक बीमार सनत जो है वो मुल्क के ऊपर जो है वो बोझ की तरह हो, तो उसके लिए क्या फ़ैसला होना चाहिए? उसके लिए यही फ़ैसला होता है, और ये पूरी दुनिया में इस तरह से होता है। अगर इसको इस तरह से अगर देखना है कि माजी में अगर हमारी लीडरशिप की तरफ से कुछ बयानात ऐसे हैं, तो क्या अब हम इस हकीकत को जिसमें कि हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हम चीज़ों को देख सकते हैं, हमने उसमें से पास थ्रू भी किया है और हम एक डेलिब्रेट डिसीजन के ऊपर चले गए हैं, तो ये इस फैसले को अप्रिशिएट करना है। करप्शन का तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही है। ये तो एक मेरिट के ऊपर डिसीजन है कि सवाल को बचाना कैसे है। अहमद साहब इससे सवाल पूछा था क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट की एक फिलॉसफी रही है जो अच्छी थी। हम कहते थे कि टॉप डाउन अप्रोच है, इमरान खान साहब कहते थे। असद उमर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि स्टील मिल को बेचना हल नहीं है, वहां बहुत आसान काम है, बल्कि 1 माह में हो सकता है कि अगर ऊपर के जो अपॉइंटेड हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको अच्छे लोग अपॉइंट कर दिए जाएं, दे कैन रिवाइव स्टील मिल। वो एक बार नहीं कई बार ऐसे बयान दे चुके थे। तो अब इसका मतलब ऊपर भी अच्छा अपॉइंट 22 माह में नहीं हो सका, या तो अच्छा आदमी नहीं मिला, या मिला तो वो चला नहीं सका, क्या मतलब हुआ क्या? इसके बयान तो हमें बताएं कि क्या हुआ। पहले आप लोग कहते थे कि ऊपर अच्छा आदमी लग जाए तो सब अच्छा हो जाता है मामला। देखें सिफान, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। इसी वजह से ये स्टील मिल का भी जो फैसला हो रहा है ये उसी मेरिट के ऊपर हो रहा है कि ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके कोई स्टेक होल्डर नहीं है, वो अपने किसी फ्रंटमैन को नहीं स्टील मिल बेचने के लिए तैयार कर रहा। ये एक इसको अच्छा फैसला आप समझें कि ऊपर अगर अच्छा आदमी होगा तो नीचे अच्छे फैसले होंगे। तमाम बीमार सनतों को बीमार सनत चल सकती है अगर ऊपर अच्छे आदमी लग जाए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा यह था कि अगर स्टील मिल के ऊपर अच्छा आदमी अपॉइंट हो जाए जो मेरिट पर हो, कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो स्टील मिल को रिवाइव कर सकता है। असद उमर साहब, ये आपकी अपनी फिलॉसफी थी पीटीआई गवर्नमेंट की। जी सिफान, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। पीआईए की तकरीबन 2 साल हो गए हैं वहाँ पे अगर वहाँ पे पायलट्स के हवाले से कोई अगर एक्शन लिया जाता है तो वो उनकी तंजीम एक गैर कानूनी तंजीम है पेल्पा, वो सिंध हाई कोर्ट में चली जाती है। अगर वो फैसला उनका ओवर रूल होता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान टेलीविज़न में भी किसी को अगर फायर किया जाता है तो वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आता है। तो आप ऊपर एक बंदा अगर अच्छा किसी इदारे में बैठा दें, लेकिन नीचे जो है यूनियन का और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इदारे के अंदर, जो कि पिछले कई दहाइयों से चली आ रही है, उसको किस तरह से आप उसको ओवरकम करेंगे? और कोई प्राइवेटाइज करना, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है। देखें हुकूमत को बजाय इसके कि वो खुद अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करे, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए। और जो अदारे जो है हुकूमत के ऊपर बोझ हैं, उन अदारों से जान छुड़ानी चाहिए, उन अदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये एक डिसीजन ऑन मेरिट है, एक अच्छा डिसीजन है। आपका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वक्त इसके बाद और अदारों ठीक है आपका करते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आसिम भट्टी साहब का, अली परवेज साहब का, जिन्होंने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया, स्टील मिल की निजकारी के हवाले से, हुकूमत के फैसले के हवाले से चंद अहम तरीन सवाल उनके सामने रखे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।